हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका अ फ्यू मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में और क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको रिबट कर दिया है। देखिए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है। बेसिकली ये 180 कंट्रीज़ की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को पहले क्वांटिफाई करता है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट रैंक्स द 180 कंट्रीज़। और इंडिया का इसमें 180वां रैंक है या लास्ट रैंक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरियाज यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड हैं और डेटा को एक्स्ट्रापोलेट किया गया है, एक्यूरेट डेटा नहीं लिया गया। दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ये जो इंडेक्स है ये सही नहीं है। ओके, सो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, टीपी क्लासेस इज़ नाउ ऑफलाइन। अब हम जो अपनी क्लासेस हैं ऑफलाइन भी कंडक्ट करेंगे and there is only going to be one batch of GS, Sociology and PSIR for 2023 appearing aspirants. एक ही बैच होगा। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं so you can actually contact on our toll free number. Okay. So अगर हम environmental performance index की बात करें, like I said, it provides a quantitative basis for comparing, analyzing एंड अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ठीक है, सो जो भी 180 कंट्रीज़ की एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है पहले उनको एनालाइज किया जाता है एंड देन उनको कंपेयर किया जाता है एंड देन वी हैव अ रैंक। अगर हम बात करें तो ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है इट इज़ बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड इश्यूज़। और वो 3 ब्रॉड इश्यूज़ क्या है? इकोसिस्टम वाइटैलिटी। इकोसिस्टम वाइटैलिटी बताता है कि एक कंट्री क्या एफर्ट्स कर रहा है अपने इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। एनवायरमेंटल हेल्थ, उसमें हमारे पास एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, ऐसी चीज़ें आती हैं। एंड देन क्लाइमेट पॉलिसी के क्लाइमेट चेंज को लेके क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं एक कंट्री में। सो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ब्रॉड कैटेगरीज बेसिकली कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, राइट। अब ये बाइनियल इंडेक्स है। बाइनियल का मतलब है 2 सालों में एक बार आता है। लास्ट जो इंडेक्स है वो 2020 में आया था और शुरू हुआ था 2002 में एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। अब इसको एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाता है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो EPI है वो मोर आउटकम बेस्ड है। ठीक है, अब ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। उसके बाद यू हैव 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 इशू कैटेगरीज टू असेस। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज हमारे पास 3 है, उसके बाद 11 इशू कैटेगरीज है और उनके बाद 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। हम समझेंगे एक इमेज के थ्रू। लाइक आई से 3 ब्रॉड कैटेगरीज आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। उनके बेसिस पे ना जो इनकी टीम है ये हर एक कंट्री को 0 to 100 के स्कोर पे स्कोर देती है। ठीक है, तो 100 का स्कोर है मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है। जैसे इस साल जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है दैट इज़ डेनमार्क और वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इज़ इंडिया। तो अगर डेनमार्क टॉप परफॉर्मेंस है तो उसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा होगा, अच्छा होगा और दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री, राइट। अब ये देखो, जैसे हमने बताया क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम वाइटैलिटी और एनवायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, उसके बाद ये 11 है और फिर 40 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। ठीक है, सो सबसे पहले 3, उसके बाद 11 और उसके बाद हमारे पास 40। जैसे कि मैंने बताया 3 ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है, फिर 11 इशू कैटेगरीज एंड देन 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब अगर हम रैंक देखें ना तो सबसे ज़्यादा वेटेज इकोसिस्टम वाइटैलिटी को दी गई है जो कि 42% है, फॉलोड बाय क्लाइमेट चेंज दैट इज 38%, फॉलोड बाय एनवायरमेंटल हेल्थ दैट इज 20%। और अगर आप देखो ना क्लाइमेट चेंज में तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की ही बात हो रही है। इकोसिस्टम वाइटैलिटी में हमारे पास ब्रॉडर जो हेडिंग है उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, इकोसिस्टम सर्विस, फिशरीज, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ आता है। और एनवायरमेंटल हेल्थ में एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ऑल ऑफ दैट कम्स। ठीक है, तो मोटा मोटा आपके पास आइडिया होना चाहिए।
अब इकोसिस्टम वाइटैलिटी अगर बहुत बच्चों को नहीं पता, सो ये जो है ये मेजर करता है कि कंट्रीज कितना बेटर अपने इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और इन्हांस कर रही हैं। दैट इज़ व्हाट इकोसिस्टम वाइटैलिटी इज। अब फाइंडिंग्स पे आते हैं। देखो सबसे जो टॉप रैंक दिया गया है वो डेनमार्क को दिया गया है। दैट इज सीन एज वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री, और डेनमार्क का रैंक क्या है 77.9। और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंडिया को सबसे नीचे रखा गया है, बॉटम ऑफ द लिस्ट है, बॉटम ऑफ द इंडेक्स है, विद अ स्कोर ऑफ 18.9। इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार सबसे पीछे, ऑब्वियसली लास्ट है तो सबसे पीछे ही होगा। और 2020 में जो इससे पहले इंडेक्स आया था उसमें भी इंडिया का रैंक 168 था, तो इंडिया का रैंक काफ़ी गिर गया है। अब इससे तो क्या ही गिरेगा, वी कैन ओनली गो अपवर्ड्स फ्रॉम हियर। तो तब जो इसका स्कोर था 27.6 था, अब 18.9 हो गया है। ठीक है, अब MOEFCC है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने बोला है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर ये इंडेक्स बेस्ड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन अनफाउंडेड अजम्पशंस। ठीक है, अब देखते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज कैटेगरी की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में ना एक इंडिकेटर ऐड किया गया है, दैट इज़ प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेवल्स इन 2050 कि 2050 में कितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लेवल होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज 36% इसको दिया गया है, राइट। अब ये जो है प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेवल्स, ये क्या करते हैं, ये 2010 से 2019 में आपकी जो कंट्री की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थी ना, वो वाला डेटा लेते हैं और उसको फिर एक्सट्रापोलेट कर देते हैं टू अराइव एट अ वैल्यू कि 2050 में आपकी कंट्री में कितने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे। ठीक है, सो दे टेक द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एमिशन ऑफ द लास्ट 10 years एंड then they extrapolate that data instead of modeling that which takes into account a longer time period। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें ना, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में वो बढ़ी हैं और वो बढ़ेंगी। हमें पता है कि पीक रीच होगा 2040 से 2045 के बीच में, और उसके बाद जो नेट जीरो है 2070 में हमने बोला है कि हम अचीव करेंगे। तो द पॉइंट इज कि हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रही हैं कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज जिनकी पीक पहुंच चुकी है या कम हो रही है, या जो रेट ऑफ चेंज है एटलीस्ट वो कम हो रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर बढ़ रहा है लेकिन साल दर साल जो रेट ऑफ चेंज है उसका परसेंटेज कम हो रहा है, इंडिया का वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आपने पुराना टाइम पीरियड, लॉन्गर टाइम पीरियड नहीं लिया जब हिस्टोरिकली इंडिया की एमिशंस कम थी और डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा थी। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ नहीं ली। उसके बाद आपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी हमने बढ़ाई है, कार्बन सिंक्स कितने हमने बढ़ाए हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कितनी बढ़ाई है, वो चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जो इंडिया के फेवर में थी। सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एमिशन ऑफ लास्ट 10 years लिया गया है जो इंडिया के फेवर में नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये है, लाइक आई सेड इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंक्रीजिंग ट्रेंड है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। अब करेक्ट, या तो आप वो वाला लंबा पीरियड लेते या फिर आप पर कैपिटा लेते, क्योंकि इंडिया की जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर कैपिटा काफ़ी कम है कंपेयर टू द वर्ल्ड। चाहे इंडिया का जो नंबर है, रैंक है, काफ़ी ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, अगर हम देखें तो इंडिया ऑलमोस्ट टॉप 4 में आता है, बट अगर हम पर कैपिटा देखें तो वो बहुत कम है। तो इन्होंने ना तो पर कैपिटा लिया ना ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को कंसिडर किया। ठीक है, अगर हम पर कैपिटा देखें तो जो इस इंडेक्स में पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वेटेज है वो सिर्फ 2.6% है, और जो प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ है। अब गवर्नमेंट हैज़ ऑब्जेक्टेड टू कैलकुलेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोजेक्शंस फॉर 2050 विच टाइज इनटू कंट्रीज नेट जीरो गोल्स, और हमारा जो नेट जीरो है 2070 में आएगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिनका 2050 में आएगा। ठीक है, तो अगर आप अब देखो, एक डेवलप्ड कंट्री है जो कह रहा है कि मैं नेट जीरो 2050 में अचीव कर लूँगा, और हम कह रहे हैं कि हम 2070 में करेंगे और शायद 2050 तक हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ेंगी, तो वो एक गलत इंडिकेटर है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और हमने हिस्टोरिकली बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है, हमारी अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर है वही पर से गलत है।
उसके बाद इक्विटी प्रिंसिपल का ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कि CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो इसी पे बेस्ड है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी हिस्टोरिकल एमिशंस बहुत ज़्यादा रही हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, है ना। वो इक्विटी का प्रिंसिपल है क्योंकि वो शुरू से कर रहे हैं एमिशंस, तो ऑब्वियसली उनको मिटिगेशन में भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कंपेयर टू अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना, ठीक है। तो उसको भी इग्नोर किया गया इस इंडेक्स में। और फॉरेस्ट और वेटलैंड्स ना, जो बहुत क्रूशियल कार्बन सिंक्स है, हमें सबको पता है ना, उनको फैक्टर इन ही नहीं किया गया है, और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा बिल्ड किया है इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल हेल्थ कैटेगरी, इन्वायरमेंटल हेल्थ कैटेगरी में ना एक इन्होंने कंसिडर किया है फॉर एयर पोल्यूशन कॉपरनिकस एयर पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन डेटा विच इज़ बेस्ड ऑन कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको कैम्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो कैम्स है ना, इसका जो डेटा है ये अनसर्टेन है, जहाँ पे मॉनिटरिंग नेटवर्क्स अच्छे नहीं हैं या इमिशन इन्वेंटरीज अच्छी नहीं है, वहाँ पे हम इस डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते, एक्यूरेट डेटा नहीं है, इन्होंने इसी को कंसिडर किया है, ठीक है। अब कैम्स क्या करता है, ये बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर मॉडल्स, ठीक है, कंप्यूटर मॉडल्स पे बेस्ड है ये डेटा। अब कंप्यूटर मॉडल्स पे अगर बेस्ड है तो ऑब्वियसली यू नीड अ प्लेस जहाँ पे मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो रही हो। अब इंडिया में बहुत सारी रीजन्स है जहाँ पे मॉनिटरिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही, ठीक है, सैटेलाइट नॉन सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस और कंप्यूटर मॉडल्स पे बेस्ड है, तो ये एक तरह से लिमिटेशन है उन एरियाज के लिए जहाँ पे मॉनिटरिंग नेटवर्क्स या इमिशन इन्वेंटरीज नहीं है, और इंडिया उसमें से एक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये डेटा भी इतना एक्यूरेट नहीं है। सिमिलरली अगर हम वाटर क्वालिटी की भी बात करें तो एक्चुअल वाटर क्वालिटी को मेजर नहीं करता है ये इंडेक्स। देखो इंडिया में वी हैव स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग स्टेशंस ऑल्सो, और इंडिया क्या है SDG के लिए गुड एम्बिएंट वाटर क्वालिटी के ऊपर डेटा भी सबमिट करता है, लेकिन इन्होंने अपना ही डेटा यूज़ किया है, ये सब चीज़ों को यूज़ नहीं किया। अब देखो इन्होंने जो ये फाइंडिंग्स है ना, ये बेस की है DALY पे। DALY क्या है, डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ये हमें बताता है कि आपके कितने साल लूज होते हैं अगर एयर क्वालिटी अच्छी ना हो या वाटर क्वालिटी अच्छी ना हो, ठीक है, उस पर। अब ये जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि हम सारी लाइफ फॉर्म्स को कंसिडर करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमंस। ये जो डेटा है ये ओनली ह्यूमंस के लिए है, तो जो हमारा डेटा सिस्टम है वो ब्रॉडर है और उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया, ठीक है। देन जो नेक्स्ट कैटेगरी है इकोसिस्टम वाइटैलिटी की, इसमें भी ना इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम प्रोटेक्शन नेशनल एंड टेरेस्ट्रियल बायोम प्रोटेक्शन ग्लोबल, ठीक है, इनको यूज़ किया है फॉर बायोम प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये माना जाता है कि ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट नहीं कर सकती, ये ना सिंपल फोकस करते हैं कि कितना प्रोटेक्टेड एरिया है, उसका एक्सटेंट क्या है, वहाँ पे किस लेवल की किस क्वालिटी की प्रोटेक्शन हो रही है, वो ये कंसिडर नहीं करते, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस को कंसिडर नहीं करते। उसके बाद ना एक प्रोटेक्टेड एरिया रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है, ये जो चीज़ें हैं ना टेरेस्ट्रियल बायोम प्रोटेक्शन नेशनल एंड ग्लोबल, ये सब चीज़ें एरियल कवरेज पे रिलाई करती हैं, ठीक है। तो अब एरियल कवरेज पे आपने देख लिया प्रोटेक्टेड एरिया का एक्सटेंट कितना है, लेकिन वहाँ पे क्या मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है, क्या जो प्रोटेक्शंस है वो इफेक्टिव है, इन्फोर्स्ड है, इन सबको कंसिडर नहीं किया जाता। उसके बाद रिमोट सेंसिंग पे बहुत ध्यान है फॉर एस्टिमेटिंग द थ्रेट्स टू स्पीशीज फ्रॉम हैबिटेट लॉस, ठीक है, जैसे कि कुछ इंडिकेटर्स है, इनके बारे में मैंने लास्ट स्लाइड में एक लाइन लिखी है, उससे हम देख लेंगे। स्पीशीज हैबिटेट इंडेक्स है, स्पीशीज प्रोटेक्शन इंडेक्स है, और बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स है, तो ये भी माना जाता है रिमोट सेंसिंग पे बेस्ड है, तो ये भी इतने रिलायबल नहीं है, ठीक है। मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया इंडिकेटर में जो इन्होंने मेजर किया है उसमें ना क्या करते हैं, इंटायर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ डिनोमिनेटर। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ना कोस्टल एरियाज जो हैं, जो मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है वो टेरिटोरियल वाटर्स पे ही है, टेरिटोरियल सी पे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिगुअस जोन आता है, फिर EEZ आता है, EEZ पे तो बहुत बड़ा है EEZ, और वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज है ही नहीं इंडिया के केस में। तो इंडिया के केस में ये जो मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का इंडिकेटर जो ये इंडेक्स यूज करता है वो इतना सही नहीं है, वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं बताता कि मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज अच्छे से मैनेज्ड है, प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। उसके बाद एग्रो बायोडाइवर्सिटी, सॉइल हेल्थ, फूड लॉस और वेस्ट जैसे इंडिकेटर्स जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एग्रेरियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनको कंसिडर ही नहीं किया गया, ठीक है। सो दैट इज वाई जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने रिबट किया है इन सब चीज़ों को, इस इंडेक्स को एज अ होल। उसके बाद ना मैंने जैसे आपको बताया कुछ टर्म्स है
प्रोटेक्टेड एरिया रिप्रेजेंटेटिवनेस इंडेक्स ये मेजर करता है कि जो टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। जैसे अगर आपका एक जगह पे एक प्रोटेक्टेड एरिया है, आपने बता दिया कि ये नोटिफाइड है, ये प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाइड है, लेकिन क्या वहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स एस्टिमेट करता है हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन और फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। सो उसके बेसिस पे कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है कि नहीं, तो हैबिटेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स बताता है। स्पीशीज़ हैबिटेट इंडेक्स बताता है कि कितने आपके जो हैबिटेट है वो इंटैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्पीशीज़ प्रोटेक्शन इंडेक्स बताता है कि कितना ज़्यादा जो हाउ वेल अ कंट्रीज टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज ओवरलैप विद द रेंजेस ऑफ इट्स वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट स्पीशीज। अगेन वही वाली बात कि आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्लांट स्पीशीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। आपने ऐसी कोई रैंडम प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न। तो PARI पारी और स्पीशीज प्रोटेक्शन इंडेक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, अगर हम समझने की बात करें। एंड देन बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स जो है वो हैबिटेट लॉस को एस्टिमेट करता है कि उसके क्या इफेक्ट्स हैं ऑन द बायोडाइवर्सिटी, और स्पीशीज हैबिटेट इंडेक्स मेजर करता है कि जो हैबिटेट्स हैं क्या वो सूटेबल हैं as far as the biodiversity is concerned or not, right? So this was regarding EPI. EPI को क्यों रिबट किया गया, देखो इसका काउंटर भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ये तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कह दिया कि EPI नहीं सही, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया में कुछ अभी इश्यूज हैं कि इंडिया की जो क्लाइमेट पॉलिसी है वो इतनी इवॉल्व नहीं है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी से ज़्यादा, प्रोटेक्टेड एरियाज से ज़्यादा डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा पे ध्यान दिया जाता है, तो वो भी एस्पेक्ट आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। लाइक आई सेड हमारा ऑफलाइन बैच तो शुरू हो ही रहा है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वन सिंगल बैच। अगर आप ऑनलाइन में इनरोल करना चाहते हैं तो उसका भी हमारा बैच 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो बैच 3 में देखिए, अगर आप सिर्फ कंटेंट लेना चाहते हैं, इसमें आंसर राइटिंग भी रहेगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद वीडियो सोल्यूशंस, हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे। अगर आपको इवैल्यूएशन करना है तो आप ये वाला मॉड्यूल ले सकते हैं, और अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो यू कैन एक्चुअली टेक द 24,999 वाला मॉडल, एंड इन दिस वी हैव 1-on-1 मेंटर्स अवेलेबल, और तीनों जो है इनमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। इवन साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस मिलते हैं, मेंटर्स के साथ सेशंस मिलते हैं, एंड ऑल ऑफ द कोर्सेज हैव द इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स नहीं लेना चाहते तो आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स भी ले सकते हैं, ये कॉम्बोस ले सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स का भी हमारा कोर्स है जो हर हफ्ते आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स देता है, प्री एंड मेंस दोनों के, विद रिस्पेक्ट टू द रेलेवेंस एज फार एज प्री एंड मेंस इज कंसर्न्ड, एंड इवन द PYQs आर डिस्कस्ड, एंड यू ऑल्सो गेट डेली, आपको PDF तो मिलता ही है, मंथली कंपाइलेशंस भी मिलती हैं ताकि आपकी जो रिविजन है वो ईजी हो जाए। In case you want to inquire more about any of these courses, you can actually call us at our toll-free number, right? Thank you.